यूलिप चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा कारक के चिन्ह, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा समास और तीसरा टॉपिक होगा संधि। इन तीनों ही टॉपिक को आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो के अंदर काफ़ी सारा कुछ कंटेंट है और ये वीडियो छोटा इसीलिए है ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर लास्ट मिनट पर इन टॉपिक्स को समझकर आप एग्ज़ाम में अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकें। तो हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक है। सबसे पहला है कारक। कारक के अंदर कुछ चिन्ह होते हैं। सबसे पहली बात, कारक है क्या? कोई भी वाक्य है उसके अंदर जो कि संज्ञा या सर्वनाम को अन्य जो भी वाक्य के अंदर पद हैं उनसे जो जोड़ने वाले शब्द हैं उनको हम कारक के चिन्ह बोलते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा। या आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा सीता को बचाने के लिए। कुछ इस टाइप से आप इसको बना लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम तो करता है, तो राम ने मारा, तो कर्ता के लिए जो कारक का चिन्ह है वो है ने। तो अगर इसमें पूछा जाए इस वाक्य में कर्ता कौन है तो राम है और उसका लिए जो चिन्ह यूज किया जा रहा है वो ने है। कर्ता के लिए जो चिन्ह यूज है कारक का वो है ने। तो रावण को, किसको? रावण को। तो रावण यहाँ पर कर्म है, तो कर्म का जो कारक होता है वो होता है को। और करण होता है एक, करण होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। तो मारा तो गया है यहाँ पर जो कि क्रिया है, लेकिन किसके द्वारा की गई है, जो साधन के रूप में प्रयोग है वो होता है कर्ण। तो कर्ण है यहाँ पर बाण से, तो बाण से या बाण के द्वारा, तो ये कर्ण के चिन्ह होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 3 चिन्ह समझे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा। तो ये 3 चिन्ह हो गए। इसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान होता है संप्रदान के लिए, किसको बचाने के लिए मारा, या को आप बोल सकते हो। तो संप्रदान के 2 चिन्ह आते हैं। संप्रदान का पहला हो गया को और दूसरा हो गया के लिए। अभी वाक्य में हमने देखा सीता को बचाने के लिए, तो यहाँ पर को या के लिए संप्रदान के चिन्ह होता है। अपादान को आप ऐसे याद कर सकते हो कि आ से अलग, तो इसके लिए जो चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन इसका जो सेंस होता है वो होता है अलग होने के रूप में। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पर जो से है वो है अलगाव के रूप में। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, तो वो आपको पता है कि वो उससे अलग हो गए। ऊपर जो हमने पढ़ा था कि बाण से मारा, ठीक है, तो वहां पर जो से था वो साधन के रूप में प्रयोग हो रहा था। तो ये हमें वाक्य में देखना होता है कि यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है या अलगाव के रूप में। अब आपको पता चल जाएगा जैसे आप पढ़ोगे कि पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ से ये अलग हुआ, तो अलग होने के रूप से आपको पता चल जाएगा कि ये अपादान कारक है। अपादान के बाद एक होता है अधिकरण। अधिकरण के अंदर क्या होता है? अधिकरण में होता है मैं पर। जैसे कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो कुर्सी पर बैठा हूँ तो आपने उसको अधिकरण कर रखा है। तो इस टाइप के अधिकरण वाले होते हैं। और इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन आपको पता है हे प्रभु, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो संबोधन हे हो हरे इस टाइप के शब्द आते हैं उसके अंदर। और एक लास्ट बचता है संबंध। संबंध के अंदर होता है का, के, की, रे, ना, नी, ऐसे टाइप के शब्द आते हैं इसके अंदर। जैसे कि राहुल का घर, ठीक है, उसकी बहन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो का, के, की, ये शब्द यहाँ पर यूज होते हैं और ये संबंध को दर्शाते हैं। किसी एक चीज का दूसरी चीज से संबंध जो शब्द दर्शाते हैं किसी वाक्य में, वो संबंध कारक के रूप में यूज होते हैं। अच्छा, तो ये थे कारक के चिन्ह। अब इसके कुछ क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि रोगी से दाल खाई गई, रोगी से दाल खाई गई। अब ये आपको लग रहा है कि ये अलग है, मतलब ये थोड़ा यहाँ पर जो से का यूज हो रहा है। तो एक तो हमने पढ़ा था से अभी अपादान के अंदर, एक हमने पढ़ा था कर्ण के अंदर। कर्ण के अंदर वो साधन के रूप में यूज होता था और अपादान के अंदर से का यूज हम कर रहे थे अलगाववाद के अंदर। तो इस वाक्य के अंदर लिखा हुआ है कि रोगी से दाल खाई गई, तो यहाँ पर से नहीं आएगा, ये हमको पता लग रहा है इसको पढ़ने पर।
तो इसको हम कह सकते हैं रोगी के द्वारा दाल खाई गई। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कारक के चिन्हों के, जो कि वाक्य की शुद्धि और अशुद्धि पर बेस्ड होते हैं। उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वीडियो में। अब अगला जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा वो है समास। समास आपको पता है कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको समास बोलते हैं। ये एक संक्षिप्त शब्द होता है, जैसे कि राजपुत्र, हमको पता है राजा का पुत्र, इसके लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं हम वो है राजपुत्र। रेखांकित, रेखा से अंकित। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं जो कि छोटे शब्द होते हैं, इनको समास कहा जाता है। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास इसके अंदर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में क्या है कि जो पूर्व पद है वो प्रधान है। अगर जैसे कि 2 शब्द मिले हुए हैं, उसमें जो पहला शब्द है अगर वो प्रधान है, मतलब कि वो पहला शब्द उस पूरे शब्द के अंदर अर्थ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पा रहा है, उस पूरे शब्द को मतलब प्रधानता कर रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास है। जैसे कि दिन, आपको पता है कि तो दिन तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हम इस पे लगा दें प्रतिदिन, तो इस शब्द का एक अर्थ बन गया, एक विशेष अर्थ बन गया कि हर रोज की बात हो रही है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं रहा, अब ये प्रतिदिन बन चुका है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनके अंदर पहला शब्द प्रधान होता है, अव्यय जो है वो प्रधान होगा, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे प्रतिदिन आपने पढ़ लिया, भरपेट, ठीक है, यथा स्थिति, यथा संभव, इस टाइप के शब्द इसके अंदर आते हैं। कुछ शब्द हैं जो कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। तो पहला समास हमारा हो गया। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या है, जो अभी हमने कारक के जो चिन्ह पढ़े उनके आधार पर ये तत्पुरुष समास बनता है। इसके अंदर कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है, या मतलब विलुप्त हो जाते हैं ये। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आता है कर्म वाला समास, ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। इसके अंदर जो को शब्द होता है ना वो गायब हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद ठीक इसी तरीके से आते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण के अंदर क्या होता है, से जो शब्द होता है वो विलुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रेखांकित, जो कि अभी मैंने बताया, रेखा से अंकित, ठीक है, यहाँ पे से गायब हो गया है। ठीक इसी तरीके से आएगा मन चाहा, यानी कि मन से चाहा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि कर्ण तत्पुरुष समास के हैं। इसके बाद एक अपादान तत्पुरुष समास भी आता है, जैसे कि धनहीन, तो धन से हीन। यहाँ पर जो से आ रहा है ये अलगाव की स्थिति को बता रहा है, धनहीन यानी कि धन से हीन, तो वो उससे अलग है। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे कि ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ठीक है, धनहीन हो गया। और पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से अलग या पथ से भ्रष्ट। तो इस टाइप के होता है जो कि है अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर जो शब्द होते हैं ये गायब हो जाते हैं, जैसे कि धर्मवीर, तो धर्म में वीर। ठीक इसी तरीके से आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। लोकप्रिय, लोक यानी कि लोगों में प्रिय। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। इसके बाद एक समास रह गया जो कि है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान हमने पढ़ा था के लिए के रूप में, जैसे कि स्नानागार, तो स्नान करने के लिए घाट। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो यहाँ पर के लिए शब्द यूज किया जाता है, या के लिए शब्द को हटा दिया जाता है शब्द में से। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पर के लिए शब्द गायब हो जाएगा। स्नानागार, स्नान के लिए घर। ठीक इसी तरीके से और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो गौशाला यानी कि गौ की शाला यानी कि गाय की शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये था तत्पुरुष समास जो कि हमने पढ़ा कारक के चिन्हों से रिलेटेड है, तो उसी के आधार पर ये निकल कर आ रहा है। और इसके कुल मिला के यहाँ पर हमने 5 प्रकार पढ़े।
इसके बाद एक समास आता है जो कि है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों शब्द हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसलिए द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। आराम से आप इसको पहचान सकते हो, जैसे नदी नाले, तो आपको पता है कि नदी और नाले दोनों विपरीत हैं। दिन रात, ठीक है, राजा प्रजा, इस टाइप के शब्द यहाँ पर होते हैं। आराम से देखते ही समझ में आ जाता है कि ये द्वंद्व समास है। इसके बाद एक समास आता है जो कि है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ऐसे ही याद रखना, द्विगु में दो, द्विगु का मतलब दो, तो यहाँ पर एक संख्यावाचक शब्द आएगा, जैसे कि चौराहा, तो चौराहा आपको पता चल गया, यानी कि जहाँ पर 4 राहें हैं। नवरात्र यानी कि नवरात्रि, ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और बाकी पंचानन, ठीक है, त्रिनेत्र, दशानन, अब इन शब्दों के अंदर भी संख्यावाचक शब्द आ रहा है पहले, लेकिन ये जो ज़्यादातर देवी देवताओं के या भगवान के नाम हैं, तो ऐसे जो नाम है इनको अगर आपको ऑप्शन के अंदर बहुवीरी समास भी मिल रहा है तो आप बहुवीरी समास में प्राथमिकता दोगे। त्रिनेत्र यानी कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव की बात हो रही है, तो भगवान शिव के लिए एक बहुवीरी समास के अंदर हम उनको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बहुवीरी समास ऐसा समास है जो कहता है कि कोई एक शब्द किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा हो। जैसे कि समास में 2 शब्द होते हैं, त्रि और नेत्र, ठीक है, 3 नेत्र हैं, लेकिन ये तीसरी ओर इशारा कर रहा है भगवान शिव की ओर, तो ऐसे समास को हम बहुवीरी समास में रखेंगे। अब बहुवीरी समास देख लेते हैं। तो बहुवीरी समास एक ऐसा समास है जो 2 पदों से के मेल से बना है लेकिन तीसरी ओर इशारा करता है। जैसे अभी हमने इसके एग्जाम्पल देख ही लिए, त्रिनेत्र, दशानन, ठीक है, दशानन मतलब 10 हैं सर जिसके, ठीक इसी तरीके से पीताम्बर, ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कि चक्र है जिसके, पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो ऐसे ही ये बहुवीरी समास के एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल और है जैसे प्रधानमंत्री, तो मंत्री तो है लेकिन प्रधानमंत्री एक विशेष ओर इशारा करता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे भी जो शब्द हैं वो बहुवीरी समास के अंदर ही आएंगे। एक समास और बचा है यहाँ पर जो कि है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, कर्म को धारण करने वाला, तो ऐसे शब्द जिसके अंदर की एक शब्द होगा जिसकी विशेषता दूसरा शब्द बता रहा होगा। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य वाला संबंध आपको मिलेगा शब्द में, जैसे कि चंद्रमुख, चांद सा है मुख जिसका, तो एक तो हो गया विशेषण, एक हो गया विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे शब्दों का मेल वाला, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। अच्छा, अब यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आ गई, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पर दोनों समास लगते हैं, बहुवीरी भी और कर्मधारय भी। तो अगर आपको एग्जाम्पल में दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो ऐसे जो भगवान के नाम वाला है आप इसको बहुवीरी समास में प्राथमिकता दें। कोशिश करें कि बहुवीरी समास अगर वहाँ पर है तो उसको टिक करें, और अगर सिर्फ कर्मधारय यहाँ पर है तो इसको लगा दें। अच्छा, अध मरा, आधा है जो मरा, इस टाइप के जो शब्द हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा कर्मधारय समास के अंदर। तो ये टॉपिक होता है हमारा समास कंप्लीट। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संधि। संधि के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। संधि क्या होता है कि जब 2 शब्दों या 2 वर्णों के मेल से एक हम शब्द बना रहे हैं और उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम संधि बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, जैसे हमने एक शब्द लिया रविंद्र, तो रवि है और इंद्र है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो रवि पे छोटी ई की मात्रा आती है और इंद्र छोटी ई की मात्रा से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको मिलाकर लिख रहे हैं तो हम रविंद्र लिख रहे हैं जिसपे कि बड़ी ई की मात्रा आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस शब्द में एक कुछ परिवर्तन आया या जो विकार आया इसे हम संधि बोलते हैं, और जब हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं रवि प्लस इंद्र तो इसको हम संधि विच्छेद बोलते हैं। तो यही है संधि और संधि विच्छेद। अब हम ये समझेंगे कि संधि कितने प्रकार की है। तो संधि 3 प्रकार की है। सबसे पहले स्वर संधि, इसके बाद व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है,
कि जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं इसमें जो पहला शब्द है वो जहाँ पर खत्म हो रहा है वो स्वर है, और जो दूसरा शब्द है वो जहाँ से शुरू हो रहा है वो स्वर है। तो ये संधि स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में जो शब्द पहला है जहाँ पर खत्म हुआ वो शब्द व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, और जो दूसरा शब्द है वो जहाँ से शुरू हो रहा है वो भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, लेकिन दोनों स्वर नहीं होंगे, इसीलिए ये व्यंजन संधि है। तीसरा जो यहाँ पर संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है कि जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक विसर्ग लगता है, जैसे कि मनोरंजन, मनो प्लस रंजन। तो ऐसे जो शब्द हैं जैसे अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, ठीक है, अनुच्छेद। तो ऐसे जो शब्द हैं ये विसर्ग संधि के अंदर आते हैं। अच्छा, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और लास्ट में अयादि संधि। आप इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से याद करेंगे। दीर्घ संधि के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दी। गुण संधि के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गु। वृद्धि संधि के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे व्र। यण संधि के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे य, और अयादि संधि के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अ। तो ये हम एक शब्द याद करेंगे दीर्घ विरिया। इससे हमें याद हो जाएगा कि स्वर संधि इतने प्रकार की है, 5 प्रकार की। इसको क्यों याद कर रहे हैं? इसका रीजन है, इसको हम कुछ नंबर देने वाले हैं। जो दीर्घ संधि है इसको हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं 2, 4, 6। जो गुण संधि है इसको हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं 7 और 9। वृद्धि संधि को हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं 8 और 10। ओके, अब हमारा काम है, हम एक बार ये आ से शुरू करते हैं। आ ई उ। इस तरीके से जब आप यहाँ पर लिखते हैं तो इनको आप जब नंबर देते हैं तो 2 नंबर पर हमारा यहाँ पर आता है आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा। 4 नंबर पर हमारा यहाँ पे आएगा बड़ी ई की मात्रा, और 6 नंबर पर हमारे यहाँ पर आता है बड़े ऊ की मात्रा। क्योंकि ये नंबर हमने यहाँ पर दिया है दीर्घ संधि के अंदर, तो जो भी शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे भानुदय, तो बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर आ रही है। तो आप जैसे ही कोई शब्द देखते हैं उसके बीच वाली मात्रा पर आप एक बार हाईलाइट कीजिए या जोर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शब्द कौन सी संधि का है। स्वर संधि तो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको तड़पाने वाली संधि है वो स्वर संधि है, ठीक है। इसके बाद व्यंजन संधि आती है। तो स्वर संधि को आपको सबसे पहले पकड़ना है। तो स्वर संधि आप इन शब्दों से पहचान पाते हैं, ठीक है। आप जो भी शब्द वहाँ पर हो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में, आप उसके बीच वाले शब्द पर ध्यान दें तो आप पकड़ लेंगे कि ये कौन सी संधि है। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि आपको पता लग चुका है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आती है ऐसे शब्दों में। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बड़े आ की मात्रा वाले, जैसे कि मतानुसार, ठीक है। तो मत प्लस अनुसार से ये शब्द बना है और बीच में आ का डंडा आ रहा है, तो हम इसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्वर संधि में दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर अगला शब्द देखेंगे जो कि इस प्रकार है भानुदय। आपको यहाँ पर पता चल गया कि उदय और भानु, तो भानुदय से ये शब्द बना है, ठीक है। तो ऐसे आप दीर्घ संधि को पहचान पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। रविंद्र, ठीक है, रविंद्र मैंने आपको बता ही दिया, रविंद्र तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो ऐसे शब्द आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो संधि यहाँ पर हमारी आती है वो है गुण संधि। इसको हमने नंबर दिया था 7 और 9। 7 और 9 पर जो मात्रा है वो है छोटे ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा। कुछ शब्द होते हैं इसके जैसे कि आप पहचान सकते हैं, जैसे रमेश, महेश, ठीक है। और जैसे छोटे ओ की मात्रा के हो जाएंगे महोत्सव, ठीक है, महोदय। महोदय जैसे कि महा प्लस उदय, ठीक है, महोत्सव, महा उत्सव। और रमेश, रमा प्लस ईस, रमेश।
तो इस तरीके के शब्द होते हैं इसके अंदर। इसके बाद आती, अच्छा हाँ, गुण संधि के अंदर आप एक लाइन और याद कर लेना, नोट कर लेना कि गुण संधि में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे कि गुणी ही ऋषि है। ठीक है, गुणी ही ऋषि है। तो ये जो ऋषि जो होता है, ऋषि ऋषि, ये ऋषि के जो भी शब्द होते हैं वो भी हम गुण संधि के अंदर डालेंगे। और इसके महर्षि, ठीक है, महर्षि, तो ऐसे जो शब्द होंगे महा प्लस ऋषि, तो ये वाले भी शब्द हम गुण संधि के अंदर रखेंगे। ओके, इसके बाद हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा कि हमने जो नंबर दिया है वो है 8 और 10। 8 और 10 नंबर पर बड़े ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा आती है। जैसे एक एक, इसको जब हम जोड़ते हैं तो होता है एक एक, ठीक है, सदैव। तो ऐसे जो शब्द हैं वो वृद्धि संधि के अंदर आएंगे। जैसे वन औषधि, ठीक है, वन औषधि, तो ऐसे जो शब्द हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो हमने जो संधि लिखी थी, 3 के बाद जो यहाँ पर संधि लिखी थी वो है एक यण संधि। यण संधि बहुत ही सिंपल सी संधि है। यहाँ पर क्या होता है कि या और व पर एक आधा शब्द आपको जरूर मिलेगा यण संधि के अंदर। जैसे प्रत्येक, ठीक है, तो प्रत्येक के अंदर या से पहले एक आधा शब्द आपको मिल रहा है, वा पर एक आधा शब्द आपको मिलेगा कहीं, ठीक है, और रा आपको आधे शब्द के रूप में मिलेगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यून है, मैन है, व्यू है, ठीक है, और पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, जो ये जो ता त्र होता है, आपको पता है ता और रा से मिलकर बना हुआ है, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है। तो ऐसे आपको शब्द यहाँ पर मिलेंगे जो कि या वा पे आधा शब्द लग रहा होगा या फिर त्र होगा, ठीक है, या रा एक आधा, जैसे उपर्युक्त, ठीक है। तो ये शब्द हैं इसके। अब इसके बाद एक हमारी लास्ट इसके अंदर स्वर संधि में बची है जो कि है अयादि संधि। अयादि संधि बहुत ही सिंपल सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है, इसको आप ऐसे फील लेकर याद कीजिएगा, अयादि संधि। तो इसके अंदर या और वा बीच में आएंगे आपको शब्द में, जैसे पावक, ठीक है, गायक, तो ऐसे शब्द, ठीक है, पावक हो गया, गायक हो गया, और भी इस तरीके के शब्द हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हम संधि पढ़ने वाले हैं वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मैंने आपको बताया था, ये जो 2 पॉइंट लगे होते हैं ये विसर्ग होते हैं। और इस विसर्ग संधि के अंदर आप इसको कैसे पहचान सकते हो? विसर्ग संधि के अंदर सबसे पहली बात कि ये विसर्ग लगा हुआ होगा, पर ये आपको ऐसे दी जाएगी, आपको अलग करके बताना होगा, ठीक है, कि इसका अलग करके कैसे बनेगा। तो आप एक शब्द याद रखना, सोर, सोर, ठीक है, कैसे भी बोल सकते हो आप इसको, सा से सलजम वाला, संतरे वाला, तीनों जो सा है वो इसके अंदर है, ठीक है, सा से संतरे वाला भी, सा से सलजम वाला भी, और षटकोण वाला भी, और ओ की मात्रा और रा। तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, जो ओ की मात्रा है उसको मिला के 5, ये यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगे और इनकी जगह पर विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, मनोरंजन, तो मना प्लस रंजन होने वाला है, ठीक है। और निराहार, ठीक है, निराहार, तो यहाँ पर र जो है वो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नी प्लस आहार, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द यहाँ पर बनने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो इनके। और हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा निरोग, तो निरोग में आपको पता है कि नी प्लस रोग होने वाला है, ठीक है, निरोग का क्या होगा, नी प्लस रोग हो जाएगा। तो निरोग में जब नी प्लस रोग हो रहा है तो आप यहाँ पर ये बताइए कि निरोग कौन सा वाला सही होगा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा वाला या बड़ी ई की मात्रा वाला, ठीक है। ऐसा ही एक और शब्द आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, नीरस, ठीक है, नीरस भी नी प्लस रस होने वाला है। तो ये कौन सा शब्द सही होगा जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, छोटी ई की मात्रा वाला या बड़ी ई की मात्रा वाला। यहाँ पर एक रूल है कि जब नी के बाद जब रस से शुरू हो रहा है विसर्ग का जो शब्द है, रस, र आ रहा है बाद में, तो जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी। तो निरोग कुछ इस तरीके से होगा, नीरस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी विसर्ग संधि, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो इस तरीके से। जब आप एक बार इसको पढ़ रहे हो तो आपको ये ऑटोमेटिक याद होता जा रहा है, ठीक है। आपको सब याद रखना है, शोर। अच्छा,
अब जो क्वेश्चन जब वहाँ पर आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन बोलेगा कि आपको ये संधि विच्छेद किस तरीके से होगा। ठीक है, तो संधि विच्छेद किस तरीके से होगा तो आपको पता चल गया कि शोर हमको इसमें ढूंढना है और उसको गायब करके विसर्ग लगा देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना शब्द में। मनोरंजन है, हटाया, विसर्ग लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ और भी शब्द इसके हो सकते हैं, जैसे कि अनु प्लस छेद। ठीक है, अनु प्लस छेद भी इसका बन जाएगा, तो च यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा अनु प्लस छेद। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद ये एक व्यंजन संधि का भी एग्जाम्पल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अनुच्छेद, और बिना विसर्ग के भी आप इसको लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से ये काम करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल्स या नियम जो हैं आपको इनको याद रखना है। इसके बेस पर आप व्यंजन संधि को काफ़ी अच्छे से संधि विच्छेद भी कर पाएंगे और पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है शब्द लिखा होता है और उसका ऑलरेडी संधि विच्छेद कर रखा होता है, हमें पहचानना होता है उसमें से कि क्या सही शब्द होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इसी रूल के अकॉर्डिंग उनको देख पाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर रूल आता है वो कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो ना की जो बिंदी है, ठीक है, ना की बिंदी है, ये माँ में बदलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर, अच्छा ये जो रूल है ये ऑटोमेटिक दोनों साइड यूज होगा। ठीक है, जो ना की बिंदी है वो माँ में बदलेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो माँ की बिंदी है वो ना में बदल जाएगी। जैसे कि संगति, तो ये संगति जो है अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस गति हो जाएगा। और वैसे तो ये अगर संगति लिखा हुआ है संगति, तो उसको हम जब शब्द बनाएंगे उसका तो संगति होगा। ठीक है, ठीक इसी का एक एग्जाम्पल और हो सकता है परंतु। तो परंतु का अगर संधि विच्छेद करना है तो परम प्लस तु होगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा नियम यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है जन दल च। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो कि जो जन दल, ठीक है, यानी कि जो जनता का जो दल है कुछ इस तरीके से कोई एक बना लेना और इसमें च और ऐड कर देना। ठीक है, जन दल च, ये जो शब्द हैं ये ता में बदलेंगे। ठीक है, ये जो शब्द होंगे ये ता में बदल जाएंगे। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे कि उन्नति। ठीक है, उन्नति, अभी उन्नति क्या होगा, ये उन्नति होगा। जो शब्द इसका होगा उत प्लस नति का वो होगा उन्नति। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि हमें पता है कि जो त है वो जन दल च, इसमें से ही कुछ होगा। तो आप इसमें कोई भी शब्द लगाएंगे उन्ना पे ही आकर आपका शब्द पूरा होगा, उन्नति एक शब्द बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसके कुछ और वर्ड हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद आपको पता है कि जो ग है वो का में बदल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो का है वो गा में बदल जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है दिक प्लस गज। ठीक है, दिक प्लस गज, तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये बनेगा दिग्गज। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे वाक प्लस ईस। वाक प्लस ईस जो है वो वागीस होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो का है वो गा में बदल जाता है। और जो अगर आपको शब्द आगे जैसे दिग्गज को कीजिए तो आपको करना पड़ेगा दिक प्लस गज। ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके बेस पर आप संधि विच्छेद भी कर पाओगे और शब्द भी पहचान पाओगे। ओके, इसके बाद है जो ज है वो च में बदल जाता है। जैसे आज़ादी, आज़ादी जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अच प्लस आदि हो जाएगा। ठीक है, ओके, जो स होगा लास्ट में केवल स लिख रहा होता है, कई शब्द होते हैं उनमें केवल स लिख रहा होता है लास्ट में। ठीक है, जैसे कि वागीस। ठीक है, तो वागीस के अंदर क्या है, वाक प्लस ईस। ठीक है, वाक प्लस ईस, जो लास्ट वाला जो स है वो केवल ईस में बदलेगा। ठीक है, और ये वाला तो जो ऊपर जो नियम था वो ग वाला, उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि जो क है वो ग में बदल जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद अगर छा से छतरी वाला है तो उससे पहले जो च है वो लगता है। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसे मिल रहा है जैसे अनु प्लस छेद, तो अनु प्लस छेद को जब आप जोड़ोगे ना, जो उसका शब्द बनाओगे वो अनुच्छेद होगा, वहाँ पर च लग जाएगा आगे। ठीक है,
तो इसी तरीके से आप विच्छेद भी लिख सकते हो, वी प्लस छेद तो विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और नियम यहाँ पर निकल के आता है, जो स और क होगा, स और क चाहे वो सलजम वाला हो, सॉरी चाहे वो षटकोण वाला हो या संतरे वाला हो, स और क, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको इसको हटा देना है। जैसे कि आप देखोगे परिस्कृति स क, ठीक है, स क, तो अगर ये ऐसा स क है परिस्कृति, तो ये स हट जाएगा, जो आधा स लगा हुआ है, ये बनेगा परि प्लस कृति, ठीक। ऐसे ही होगा स और क आ रहा है, जैसे कि संस्कार, ठीक है, तो ये जो क है वो हट जाएगा, और ये जो माँ है, जो बिंदी है, ना कि संस्कार होता है, तो जो ना की बिंदी है वो माँ में बदल जाएगी, जो कि ऊपर एक नियम था। तो ये बन गया सम प्लस कार, तो समकार, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हुआ संस्कार का। ठीक इसी तरीके से जो स और ठ है, अगर कहीं पर जैसे कि प्रतिष्ठा, स और ठ है, तो ये बन जाएगा स थ में बदल जाएगा, ये जैसे कि प्रति प्लस स्था बनेगा, ठीक है, संतरी वाला सा बन जाएगा स्था, प्रतिष्ठा, तो ठ जो है वो थ में बदल जाएगा, और श जो है वो स में बदल जाएगा, ठीक है। निष्ठा भी ठीक ऐसे हो जाएगा, नि प्लस स्था। एक और है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि हुआ जो स षटकोण वाला है वो श में बदल जाता है, जैसे कि निषेध, जैसे कि जो वर्जित वाले शब्द यूज होता है निषेध, वो नी प्लस सेध में बदल जाता है। तो ये थी हमारी संधि, ठीक है, हमने संधि को पढ़ा और कारक के चिन्ह पढ़े, और यहाँ पर हमने समास पढ़ा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और बाकी थैंक यू।